इस वीडियो में हम स्टार्टिंग में एनिमेशन के साथ देखेंगे कि फोर्स्ड वाइब्रेशन क्या है। फिर हम मेन थियरी स्टार्ट करेंगे विच इज़ ऑन फोर्स डैम्प वाइब्रेशन विथ कांस्टेंट हार्मोनिक एक्साइटेशन। और ये थियरी में हम पूरा एम्पलीट्यूड एक्स जो होता है वो इक्वेशन हम डिराइव करने वाले हैं। देन फेज एंगल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है फाई, उसका भी हम डेरिवेशन देखने वाले हैं। और लास्ट में पूरी थियरी का मैं आपको रिवीजन भी करवा दूंगा। सो चलिए अपनी पेन और कॉपी निकालिए और मेरे साथ साथ ये थियरी सॉल्व करते जाइए सो दैट वीडियो के ख़त्म होते ही आपको पूरी थियरी लर्न हो जाएगी। सो बिफोर स्टार्टिंग द मेन थियरी हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर एंड दैट इज़ फोर्स डैम्प वाइब्रेशन। सो इस वीडियो में हम स्टार्टिंग में एनिमेशन के साथ देखेंगे कि फोर्स्ड वाइब्रेशन क्या है। फिर हम मेन थियरी स्टार्ट करेंगे विच इज़ ऑन फोर्स डैम्प वाइब्रेशन विथ कांस्टेंट हार्मोनिक एक्साइटेशन। और ये थियरी में हम पूरा एम्पलीट्यूड एक्स जो होता है वो इक्वेशन हम डिराइव करने वाले हैं। देन फेज एंगल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है फाई, उसका भी हम डेरिवेशन देखने वाले हैं। और लास्ट में पूरी थियरी का मैं आपको रिवीजन भी करवा दूंगा। सो चलिए अपनी पेन और कॉपी निकालिए और मेरे साथ साथ ये थियरी सॉल्व करते जाइए सो दैट वीडियो के ख़त्म होते ही आपको पूरी थियरी लर्न हो जाएगी। So before starting the main theory, we will proceed with the basic term forced vibration. So first of all, what is a forced vibration? So let us understand this with an animation. So यहाँ पर ये spring mass system है, okay? अब हम इस मास को इस तरह से एक्सटर्नल फोर्स देते हैं तो क्या होगा, ये मास वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा, राइट? अगर हम कंटिन्यूसली हर एक साइकिल में ये फोर्स देते रहते हैं तो ये कौन सा फोर्स होगा? हर एक साइकिल में देते हैं यानी कि ये पीरियोडिक फोर्स हो गया, राइट? एंड सेम वे इस पीरियोडिक फोर्स की वजह से ये मास वाइब्रेट करता रहेगा। सो ऐसे वाइब्रेशंस जो एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स की वजह से होते हैं वैसे वाइब्रेशंस को हम बोलेंगे फोर्स्ड वाइब्रेशन। तो चलो अब फोर्स्ड वाइब्रेशन हमने समझ लिया, अब इसकी डेफिनेशन कैसे फ्रेम करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इफ अ सिस्टम वाइब्रेट्स ड्यू टू एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स तो है लेकिन कौन सा है? पीरियोडिक फोर्स, यानी कि पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद ये फोर्स रिपीट हो रहा है यानी कि रिपीटेटिव फोर्स, देन दिस वाइब्रेशंस आर नोन एज फोर्स्ड वाइब्रेशन। तो ये हो गया डेफिनेशन ऑफ अ फोर्स्ड वाइब्रेशन। चलो तो अब हम फोर्स्ड वाइब्रेशन के कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देख लेते हैं जो कि हमारे डे टू डे लाइफ में होते रहते हैं। तो अब एग्जांपल ले लो बाइक या तो फिर कार का। तो बाइक या फिर कार अगर आप स्टार्ट करोगे तो क्या होगा, आपकी कार वाइब्रेट होने लगेगी, राइट? अगर आप कार का एग्जांपल ले रहे हो तो अब ऐसा होता क्यों है? जब आप इंजन स्टार्ट करोगे तब क्या होगा, आपके इंजन के अंदर जो रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स होते हैं और रोटेटिंग पार्ट्स होते हैं वो वाइब्रेट करना स्टार्ट होंगे यानी कि उसका मूवमेंट होगा। और इसकी वजह से एक कांस्टेंट पीरियोडिक फोर्स लगेगा आपकी पूरी कार के ऊपर। और ये जो एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स लगता है आपके कार के ऊपर उसकी वजह से कार वाइब्रेट होती है यानी कि आपकी पूरी सिस्टम वाइब्रेट हुई। तो ये होते हैं फोर्स्ड वाइब्रेशन। और अगर आप दूसरा एग्जांपल ले लो तो सपोज फॉर एग्जांपल स्टीम टरबाइन। तो स्टीम टरबाइन में क्या होता है, टरबाइन रोटेट होता है लेकिन वो किसकी मदद से होता है? तो स्टीम का फोर्स लगता है उसकी वजह से टरबाइन रोटेट होता है, राइट? तो स्टीम का फोर्स यानी कि क्या हुआ, ये एक एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स हुआ और ये फोर्स की वजह से टरबाइन रोटेट होता है। सो दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ फोर्स्ड वाइब्रेशन। और अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल ले ले तो पंप। तो पंप में क्या होता है, वाटर का जो फोर्स लगता है उसकी वजह से पंप का रोटर रोटेट होता है और पूरा पंप वाइब्रेट होता है, राइट? सो ये जो हमने एग्जांपल देखे उसमें क्या देखा हमने कि सिस्टम वाइब्रेट होता है किसकी मदद से? तो एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स की मदद से। तो वैसे वाइब्रेशन को हम बोलते हैं फोर्स्ड वाइब्रेशन। अब आप डेफिनेशन भी देख लो यहाँ पर, इफ अ सिस्टम वाइब्रेट्स ड्यू टू एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स then such a vibrations are known as forced vibration, right? So I hope you have got the exact idea about the forced vibration. अब देखो हमने यहाँ पर क्या देखा है, हमने तो सिर्फ अभी फोर्स्ड वाइब्रेशन ही देखा है, हमने अभी मेन थियरी स्टार्ट नहीं किया है। चलो तो अब हम मेन थियरी स्टार्ट करते हैं जो है फोर्स डैम्प वाइब्रेशन विद कांस्टेंट हार्मोनिक एक्साइटेशन। सो पहले तो हम ये टाइटल का मीनिंग समझेंगे कि आखिर ये है क्या। तो यहाँ पर देखो लिखा है फोर्स्ड वाइब्रेशन। तो फोर्स्ड वाइब्रेशन तो हमने अभी अभी देखा कि अगर हमारे पास ये सिस्टम है, अभी अब इसे हाइड कर दो, ये डैम्पर का कुछ काम नहीं है।
चलो सपोज ये है हमारे पास मास m और ये है स्प्रिंग विथ अ स्प्रिंग कांस्टेंट k। अब ये सिस्टम पर अगर हम फोर्स लगाते हैं सपोज F0, तो ये क्या हो गया सिस्टम, ये फोर्स लगाने की वजह से ये सिस्टम वाइब्रेट हो रही है। तो ये कैसे सिस्टम हो गई, फोर्स्ड वाइब्रेशन वाली सिस्टम हो गई, यानी कि ये जो वाइब्रेशन हो रहा है वो कैसे हो गया, फोर्स्ड वाइब्रेशन हो गया। अब यहाँ पर लिखा है डैम्प्ड। डैम्प्ड का मतलब क्या है कि ये सिस्टम में हमें एक डैम्पर को इंक्लूड करना है, तो यहाँ पर हमें एक डैम्पर रख देना है, राइट। सो ये आ गया डैम्पर विथ डैम्पिंग कोएफिशिएंट C। तो ये जो सिस्टम हुई वो हुई फोर्स्ड डैम्प्ड वाइब्रेशन। अब यहाँ पर लिखा है विथ कांस्टेंट हार्मोनिक एक्साइटेशन। एक्साइटेशन मतलब कुछ नहीं, फोर्स। सो कांस्टेंट हार्मोनिक फोर्स। अब हार्मोनिक एक्साइटेशन मतलब क्या होता है, तो एक ऐसा फोर्स कि जो साइन वेव फॉलो करता हो, यानी कि उसकी वैल्यू साइनोसॉइडली वेरी करती है। यानी कि यहाँ पर जो फोर्स लगाना है वो कौन सा फोर्स होगा, F0 साइन ओमेगा टी, राइट। सो ये हो गया हमारा कांस्टेंट हार्मोनिक फोर्स या तो फिर कांस्टेंट हार्मोनिक एक्साइटेशन। तो अब आप टाइटल पढ़ो, फोर्स्ड डैम्प्ड वाइब्रेशन, यानी कि ये फोर्स है, कौन सा है, कांस्टेंट हार्मोनिक फोर्स। सो ये फोर्स है और उसकी वजह से जो वाइब्रेशन होते हैं फोर्स्ड वाइब्रेशन, और डैम्पर भी है, सो इट इज़ अ डैम्प वाइब्रेशन। सो फोर्स्ड डैम्प वाइब्रेशन विद कांस्टेंट हार्मोनिक एक्साइटेशन। सो ये इसलिए मैंने आपको समझाया ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ, क्योंकि अभी वाइब्रेशन का जो पोर्शन है आगे का वो सब पढ़ोगे तो ऐसा हो सकता है कि आपको ये चैप्टर में कुछ कंफ्यूजन हो सके, या तो फिर आप कुछ ये थियरी उसमें डाल दो, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए मैंने आपको अच्छे से समझा दिया कि पूरा जो टाइटल है उसका मीनिंग क्या होता है। चलो तो अब हम थियरी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये मास जो है, पहले तो आपको ये सिस्टम कंसिडर करना है स्प्रिंग मास डैम्पर सिस्टम, और उसके ऊपर हमें लगाना है F0 साइन ओमेगा टी जितना फोर्स। अब यहाँ पर सपोज मान लो कि हमने डिस्प्लेसमेंट दिया है x जितना। अब ये डिस्प्लेसमेंट देने की वजह से ये जो मास m है वो अपने मीन पोजीशन से यहाँ पर आ जाएगा। सो यहाँ पर लिखा है इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये फर्स्ट के लिए, और सेकंड के लिए लिखा है डिस्प्लेस्ड पोजीशन। सो ये पोजीशन पे आ गया। अब ये तो सेम ही है, स्प्रिंग कांस्टेंट k और दिस इज डैम्पिंग कोएफिशिएंट c। चलो तो अब ऐसा डिस्प्लेसमेंट देने से यहाँ पर कौन से फोर्सेस लगेंगे m जितने मास पर। सो ये m मास के ऊपर जो फोर्सेस लगेंगे उसका हम एक फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। सो यहाँ पर हमने पहला जो फोर्स अप्लाई किया है वो है हार्मोनिक फोर्स F0 साइन ओमेगा टी। अब ये फोर्स लगाने से इसके ऊपर कौन से फोर्स लगते हैं दूसरे, वो हमें लिखना है यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम में। सो यहाँ पर नीचे फोर्स लगाने की वजह से एक तो ये स्प्रिंग ऐसा बोलेगा इस बॉडी को कि भाई तू ऊपर आ जा अपनी मीन पोजीशन पे। सो क्या करेगा, ये स्प्रिंग ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, और स्प्रिंग फोर्स क्या होता है K इंटू एक्स, राइट। फिर ये डैम्पर भी बोलेगा कि भाई तू वाइब्रेट मत कर, अपने मीन पोजिशन पर ही रहे, तो ये भी ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा। और डैम्पिंग फोर्स कितना होता है C इंटू एक्स डॉट, राइट। सो ये हो गया स्प्रिंग फोर्स एंड डैम्पिंग फोर्स। अब क्या ये कंप्लीट हो गया फ्री बॉडी डायग्राम? नो। अब यहाँ पर एक चीज़ और बाकी रह गई कि हमने कहाँ पर मोशन दिया, नीचे की साइड, नीचे की साइड मोशन दिया, राइट। तो नीचे मोशन करने की वजह से इसके अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन में एक इनर्शिया फोर्स लगता है। सो अपोजिट टू द मोशन इनर्शिया फोर्स लगता है, और वो होता है mx डबल डॉट। चलो तो अब हमारा ये फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट हुआ है। अब यही फोर्स हम एक बार यहाँ पर लिख देंगे नीचे। चलो तो अब यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं ये चारों फोर्सेस। सो फर्स्ट इज एक्सटर्नल हार्मोनिक फोर्स, सो दैट इज F0 साइन ओमेगा टी, और ये कहाँ पर लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, राइट। फिर है स्प्रिंग फोर्स kx, तो ऊपर लग रहा है, सो उसकी डायरेक्शन अपवर्ड। फिर डैम्पिंग फोर्स, वो भी ऊपर लग रहा है, एंड द इनर्शिया फोर्स, दिस इज ऑल्सो एक्टिंग अपवर्ड। सो ये हो गया चारों फोर्स। अब हमें क्या करना है, तो हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। ये पूरा जो फोर्स डैम्प वाइब्रेशन का जो पूरा मोशन होता है उसका हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डीएलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे। सो वी हैव टू राइट अकॉर्डिंग टू डीएलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल। हमें पता है कि डीएलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल क्या है, समेशन ऑफ इनर्शिया फोर्सेस प्लस एक्सटर्नल फोर्सेस इज इक्वल्स टू 0। तो चलो अब ये हो गया डीएलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल। अब इनर्शिया फोर्सेस और एक्सटर्नल फोर्सेस हम यहाँ पर लिख देंगे। सो इनर्शिया फोर्सेस यहाँ पर कितने हैं, तो इनर्शिया फोर्सेस मतलब
जो बॉडी अपनी मीन पोजीशन पर लाने के लिए फोर्सेस लगाती है, वो वाले फोर्सेस। सो इनर्शिया फोर्सेस यहाँ पर होंगे, एक तो इनर्शिया फोर्स प्लस डैम्पिंग फोर्स प्लस स्प्रिंग फोर्स, राइट। सो ये तीनों जो हुए वो है इनर्शिया फोर्सेस। अब दूसरा जो है एक्सटर्नल फोर्स, तो यहाँ पर हमने क्या अप्लाई किया है, एक्सटर्नल हार्मोनिक फोर्स F0 साइन ओमेगा टी, तो वो लिखना है। लेकिन वो कहाँ पर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, सो उसकी साइन कैसी रहेगी, नेगेटिव रहेगी। सो दैट इज F0 साइन ओमेगा टी इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर F0 साइन ओमेगा टी को हम राइट साइड पे ले जाएंगे। तो ये हो गया हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर फोर्स डैम्प वाइब्रेशन विद कांस्टेंट हार्मोनिक एक्साइटेशन। चलो तो अब ये इक्वेशन को ज़रा ध्यान से देखो। यहाँ पर है mx डबल डॉट प्लस सी एक्स डॉट प्लस के एक्स इज इक्वल्स टू सम फंक्शन है, राइट। सो अगर यहाँ पर ये फंक्शन होता है तो ये कैसा इक्वेशन हो जाता है, इस टाइप का। सो ये ऐसा, ये सेम ही लिखा है मैंने यहाँ पर, x डॉट मतलब डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, राइट। सो एंड हियर x डॉट इज डी एक्स बाई डी टी। सो ये आपने मैथ्स 3 में पढ़ा था। अगर आप GTU के स्टूडेंट हो तो आपने AEM सब्जेक्ट में पढ़ा होगा मैथ्स 3 में, और ये है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसका जो ये फॉर्म है वो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और यहाँ पर इज इक्वल्स टू 0 नहीं है, लेकिन क्या है, यहाँ पर कुछ फंक्शन है। तो अगर यहाँ पर कुछ फंक्शन होता है तो ये पूरा इक्वेशन जो होता है वो कैसा इक्वेशन होता है, नॉन होमोजेनियस। तो अगर ऐसे नॉन होमोजेनियस इक्वेशन होते हैं तो उसके दो सॉल्यूशन आते हैं, एक तो होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और दूसरा होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल। आपको पता है हम मैथ्स 3 में क्या करते थे, अगर ऐसा इक्वेशन आते हैं तो हम पहले yc फाइंड करते थे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन yc इज इक्वल्स टू कुछ फाइंड कर रहे थे, फिर हम फाइंड कर रहे थे पर्टिकुलर इंटीग्रल yp इज इक्वल्स टू कुछ फाइंड करते थे, फिर हम जनरल सॉल्यूशन लिखा करते थे कि y इज इक्वल्स टू yc प्लस yp, इस तरह से करते थे। तो बस ये पूरा एक सम जैसा ही है, हमें यहाँ पर भी ऐसा ही करना है। तो ये हो गया, कुछ फंक्शन है यहाँ पर, सो इट इज़ अ नॉन होमोजेनियस। तो यहाँ पर क्या होगा, पहले तो हमें दो फंक्शन फाइंड करना होंगे। इसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा उसमें दो फंक्शन होंगे, एक तो होगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और दूसरा होगा पर्टिकुलर इंटीग्रल। और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को हम डिनोट करते हैं xc से और पर्टिकुलर इंटीग्रल को xp। चलो तो अब हम स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए हमें क्या करना होता है कि ये जो इक्वेशन है इसे हम 1 दे देंगे। तो यहाँ पर ये इक्वेशन को हमें इक्वल्स टू 0 के साथ कंपेयर करना होता है। सो हम लिखेंगे इज इक्वल्स टू 0। सो इक्वल्स टू 0 हमें लिखना है क्योंकि यहाँ पर जो Rx होता है फंक्शन, उसे हमें इक्वल्स टू 0 कंसिडर करना होता है, तब जाके हमें ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन xc का वैल्यू मिलेगा। सो चलो अब ये इक्वेशन को ध्यान से देखो, ये हमने कहाँ पर पढ़ा था, डैम्प फ्री वाइब्रेशन में देखा था, राइट। सो यहाँ पर ये इक्वेशन में अगर जेटा लेस देन 1 भी हो सकता है, ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है और इक्वल्स टू 1 भी हो सकता है, राइट। सो इन जेटा के ऊपर डिपेंड करता है कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आएगा। सो अगर हम ओवरडैम सिस्टम कंसिडर करते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, x इज इक्वल्स टू ये जो बड़ा सा इक्वेशन दिखाई दे रहा है वो आ सकता है। अगर हम इसे क्रिटिकली डैम सिस्टम समझते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आएगा, x0 इंटू 1 प्लस ओमेगा इन टी ई रेस टू माइनस ओमेगा इन टी हो सकता है ऐसा। फिर हम अगर इसे अंडर डैम सिस्टम समझते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आएगा, x ई रेस टू जेटा ओमेगा इन टी साइन ओमेगा डी टी प्लस 5, ऐसा हो सकता है ये इक्वेशन। तो चलिए अब यहाँ पर आपकी थियरी इसी तरह से सॉल्व की गई है आपकी बुक में, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि ये इक्वेशन को हम अंडर डैम सिस्टम का इक्वेशन समझ लेंगे और यहाँ पर हम उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन डायरेक्टली लिख देंगे। अब वो हम पूरा डिराइव नहीं करेंगे, यहाँ पर डायरेक्टली लिख देंगे। सो आपको यहाँ पर लिखना है कि कंसिडरिंग द अंडर डैम सिस्टम we get complementary function xc is equals to x1 e raised to minus zeta omega nt into sin omega dt plus phi 1। तो चलो ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। चलो तो अब हम देखने वाले हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो उससे पहले आपको ये फेज एंगल ड्रॉ करना होगा। सो यहाँ पर जो फेज एंगल है उसके लिए पहले अब 0 से लेके एक रेफरेंस एक्सिस ड्रॉ करो, फिर उसके बाद ये फोर्स वेक्टर आपको ड्रॉ करना है, फोर्स वेक्टर F0। अब ये कौन से एंगल पर है, तो यहाँ पर रेफरेंस एक्सिस से
ओमेगा टी के एंगल पर है। ओमेगा टी मतलब एक एंगल होता है। यहाँ पर आप देखो हमारा जो ये फोर्स है F0 साइन ओमेगा टी, तो साइन ओमेगा टी मतलब क्या है, ओमेगा टी इज एंगल साइन थीटा फॉर्म है। सो ये एंगल पे हमारा फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ये x। सो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और फोर्स वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो होता है फेज एंगल फाई, राइट। अब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम अगर रेफरेंस एक्सिस से कंसिडर करें तो वो कितना होगा, उसका एंगल कितना होगा, ओमेगा टी माइनस ये फाई होगा। सो ये एंगल कितना हुआ, ओमेगा टी माइनस फाई, राइट। चलो तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का पोजीशन, यानी कि ओमेगा टी माइनस फाइव जितने पोजीशन पर है। चलो तो अब पर्टिकुलर इंटीग्रल हम एनालिटिकल मेथड से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको मेंशन करना भूल गया कि आप ओमेगा डी को हम कैसे लिख सकते हैं, √1 माइनस जेटा स्क्वायर इंटू ओमेगा एन, इस तरह से भी आप लिख सकते हो ओमेगा डी की जगह पर। और यहाँ पर जो हमने ये लिखा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल, उसके बाद आपको जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। x इज इक्वल्स टू जो मिलेगा वो होगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, तब जाके आपको फाइनल जनरल सॉल्यूशन या तो फिर इक्वेशन ऑफ मोशन आप बोल सकते हो वो मिलेगा। चलो तो अब आते हैं यहाँ पर एनालिटिकल मेथड पे। यहाँ पर जो हमारा ये इक्वेशन 1 मिला डिफरेंशियल इक्वेशन, वो कौन सा है, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अब देखो आपने मैथ्स में कुछ इस तरह से पढ़ा होगा, इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। अब इज इक्वल्स टू यहाँ पर आर एक्स होता है, यानी कि कोई फंक्शन होता है। अगर ये फंक्शन कुछ साइन के फॉर्म में है, सो यहाँ पर हमारा फंक्शन है F0 साइन ओमेगा टी। तो अगर ये आर एक्स जो है वो साइन ओमेगा टी जैसा होता है तो उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा, तो दैट विल बी एक्स साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये मैथ्स का पार्ट है, तो आपको ये ऑलरेडी सेम 3 में आ गया होगा AEM सब्जेक्ट में। सो ये डिटेल में नहीं जाएंगे हम क्योंकि इट इज़ अ पार्ट ऑफ मैथ्स, सो ये आपको याद रख लेना है। दिस इज द पर्टिकुलर इंटीग्रल। सो हमारी थियरी अब यहीं से स्टार्ट होगी कि पर्टिकुलर इंटीग्रल xp इज इक्वल्स टू एक्स साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। सो ये है हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब हमें क्या करना है कि ये जो हमने पर्टिकुलर इंटीग्रल लिया है उसे हमें यहाँ पर ये इक्वेशन 1 में रिप्लेस करना होता है, लेकिन यहाँ पर तो एक्स है, तो ये हम यहाँ पर एज अ एक्स रिप्लेस कर सकते हैं। फिर यहाँ पर एक्स डॉट है तो एक्स डॉट की जगह पे हमें क्या करना होगा, एक्स पी डॉट फाइंड करना होगा, उसके बाद हम रिप्लेस कर पाएंगे यहाँ पर। सेम वे यहाँ पर एक्स डबल डॉट है तो यहाँ पर हमें एक्स पी डबल डॉट फाइंड करना होगा, उसके बाद हम यहाँ पर रिप्लेस करेंगे। सो हमें क्या करना है, इन शॉर्ट एक्स पी डॉट फाइंड करना है और एक्स पी डबल डॉट फाइंड करना है, राइट। तो चलो अब ये एक्स पी डॉट क्या होगा, सो डिफरेंशिएशन ऑफ दिस एक्स पी, सो वो क्या होगा, यहाँ पर x इज कांस्टेंट। अब साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos, सो cos ओमेगा टी माइनस फाइव, और फिर ओमेगा टी माइनस फाइव का डिफरेंशिएशन, सो इट विल बी ओमेगा। सो ये हो गया एक्स पी डॉट। अब सेम वे एक्स पी डबल डॉट, यानी कि ये जो एक्स पी डॉट है उसका एक बार फिर से डिफरेंशिएशन, सो ओमेगा एक्स एज इट इज। अब cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन, सो माइनस साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, और फिर से ओमेगा टी माइनस फाइव का डिफरेंशिएशन, सो इट विल बी ओमेगा। सो यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। चलो तो अब ये 3 इक्वेशन हमें मिल गए। अब ये तीनों को हमें इक्वेशन 1 के अंदर रखना है, राइट। सो वी विल राइट फ्रॉम इक्वेशन 1, तो वी विल गेट therefore m into xp double dot, so that will be this equation, plus c into xp dot, so that will be c into xp dot, यानी कि ये इक्वेशन, तो ये हो गया c इंटू एक्स पी डॉट प्लस k इंटू एक्स पी, सो k इंटू एक्स पी यानी कि ये वाला इज इक्वल्स टू F0 साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो, हमारे पास ये साइन ओमेगा टी माइनस फाइव वाली दो टर्म्स है, तो इन दोनों टर्म में से हम साइन ओमेगा टी माइनस फाइव कॉमन कर देंगे। सो हमें यहाँ पर मिलेगा, एक्स भी कॉमन है तो एक्स भी हम बाहर निकाल देंगे। सो यहाँ पर मिलेगा k माइनस एम ओमेगा स्क्वायर, सो k माइनस एम ओमेगा स्क्वायर हो गया ये साइन ओमेगा टी माइनस फाइव वाला टर्म। अब बचा है ये c ओमेगा एक्स कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव इज इक्वल्स टू एज इट इज F0 साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर है साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा फॉर्म,
और ये है कॉस अल्फा माइनस बीटा फॉर्म। तो पहले हम ये सॉल्व कर देंगे। साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा क्या होता है? साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो हम उसी को यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे। सो ये एज इट इज के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एज इट इज इंटू एक्स ऑल्सो एज इट इज साइन अल्फा कॉस बीटा, सो साइन ओमेगा टी कॉस फाई माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, सो कॉस ओमेगा टी साइन फाई। हो गया ये। प्लस सेम वे अब यहाँ पर भी करना है, तो प्लस सी ओमेगा एक्स एज इट इज। अब यहाँ पर भी ये अल्फा और ये बीटा, सो कॉस अल्फा माइनस बीटा क्या होता है? तो कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। सो हम यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल्स टू एफ जीरो साइन ओमेगा टी एज इट इज। चलो तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो साइन ओमेगा टी वाली टर्म है, साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी। सेम वे यहाँ पर भी कॉस ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी वाली टर्म है, तो उनको हम सेपरेट कर देंगे। तो चलिए अब यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स एज इट इज, राइट। अब उसके साथ है यहाँ पर कॉस अल्फा प्लस दूसरी टर्म है यहाँ पर प्लस साइन फाई, सो प्लस साइन फाई, और हमने क्या कॉमन निकाला है, साइन ओमेगा टी। अब सेम वे यहाँ पर कॉस ओमेगा टी की टर्म को भी हम निकालेंगे। सो यहाँ पर क्या मिलेगा, सी ओमेगा एक्स कॉस फाई माइनस के माइनस एम ओमेगा एक्स इंटू साइन फाई, और कॉस ओमेगा टी कॉमन, सो वो हम यहाँ पर लिख देंगे इज इक्वल्स टू एफ जीरो साइन ओमेगा टी। आई थिंक कुछ यहाँ पर रह गया है। ओके, सो यहाँ पर सी ओमेगा एक्स रह गया है, यहाँ पर आप देखो। सो यहाँ पर आएगा सी ओमेगा एक्स। चलो तो अब हम क्या करेंगे, LHS और RHS को कंपेयर करेंगे। सो यहाँ पर साइन ओमेगा टी वाली टर्म जो है उसका कांस्टेंट है F0, और यहाँ पर जो साइन ओमेगा टी का कांस्टेंट है वो है ये टर्म। सो दिस टर्म इज इक्वल्स टू F0 हम लिख सकते हैं, राइट। सो हम यहाँ पर लिखेंगे, राइट। सो ये हमें इक्वेशन मिला, इक्वेशन नंबर 2। चलो फिर से अब हम यहाँ पर अगर कंपेयर करेंगे कॉस ओमेगा टी वाली टर्म को, तो यहाँ पर कॉस ओमेगा टी का कोएफिशिएंट क्या है, ये वाला, इज इक्वल्स टू, यहाँ पर कोई टर्म नहीं है, सो इज इक्वल्स टू 0 होगा। सो देयरफॉर वी गेट अनदर इक्वेशन, सो सी ओमेगा एक्स, दिस टर्म लिख देंगे हम यहाँ पर इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ पर भी ये ब्रैकेट आएगा, सो आप बोलना मत। चलो सो ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब अगर हम इक्वेशन 2 में से हम अगर x का इक्वेशन लिखना चाहे तो वो हम कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पर x जो है वो कॉमन निकलेगा इन दोनों टर्म में से। सो x इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं f0 बाई जो यहाँ पर रिमेनिंग होगा वो। सो वी कैन राइट हियर फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट x इज इक्वल्स टू f0 डिवाइड बाई, यहाँ पर क्या बचेगा, x हम कॉमन निकालेंगे तो k माइनस एम ओमेगा स्क्वायर कॉस फाई प्लस सी ओमेगा साइन फाई, राइट। सो k माइनस एम ओमेगा स्क्वायर कॉस फाई प्लस सी ओमेगा साइन फाई। चलो सो ये इक्वेशन आपका हो गया x का। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे ये इक्वेशन। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x का इक्वेशन फाइंड नहीं करेंगे, लेकिन हम फाई फाइंड करने के ट्राई करेंगे। सो यहाँ पर क्या होगा, दिस टर्म विल बी इक्वल्स टू दिस, ये माइनस है तो यहाँ पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो फ्रॉम 3 वी गेट सी ओमेगा एक्स कॉस फाई इज इक्वल्स टू ये वाला टर्म। अब यहाँ पर एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, सो साइन बाई कॉस क्या होगा, 10, सो 10 फाई इज इक्वल्स टू सी ओमेगा बाई के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर। चलो तो यहाँ से हमें फाई का इक्वेशन मिल जाएगा। सो फाई विल बी इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ सी ओमेगा डिवाइड बाई के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर। सो ये हो गया हमारा फेज एंगल फाई। चलिए तो अब हमें जो ये इक्वेशन मिला है x इज इक्वल्स टू, ये इक्वेशन है उसमें cos फाई और sin फाई की वैल्यूज हैं, तो वो हमें फाइंड करनी है। यानी कि हमें क्या डिटरमाइन करना है, डिटरमाइन दी sin फाई एंड cos फाई। तो इससे पहले हम यहाँ पर इक्वेशन 4 देंगे, और ये जो इक्वेशन है दैट विल बी इक्वेशन 5। तो चलिए अब यहाँ पर ये इक्वेशन में आप देख सकते हो हमारे पास tan फाई का वैल्यू है। सो एक राइट एंगल हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे और उसका एंगल ये है फाई।
राइट। अब टेन मतलब क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है। सो अपोजिट साइड मतलब ये हो गया सी ओमेगा अपॉन एडजेसेंट यानी कि ये वाला साइड। सो के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर ये साइड पर लिख सकते हैं। सो के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर। चलो तो अब ये हाइपोटेनियस कितना होगा, तो अंडर दिस साइड स्क्वायर प्लस दिस साइड स्क्वायर। सो ये हो गया हमारा हाइपोटेनियस। चलो तो अब ये ट्राइंगल पे से हम साइन का वैल्यू लिख सकते हैं और कॉस का भी लिख सकते हैं। सो साइन फाई क्या होगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, राइट। और कॉस फाई क्या होगा, तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो वो हम यहाँ पर लिख देंगे। सेम वे हमें कॉस फाई भी मिलेगा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो चलिए अब ये हमें साइन फाई और कॉस फाई मिल गया। अब क्या करना है, तो ये साइन फाई और कॉस फाई को हमें ये इक्वेशन नंबर 4 में रख देना है। तो चलिए रख देते हैं। कॉस फाई की जगह पर हमें ये लिखना है प्लस सी ओमेगा इंटू साइन फाइव। सो सी ओमेगा इंटू साइन फाइव। सो ये टर्म हमें यहाँ पर रिप्लेस करना है। चलो तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये डिनोमिनेटर जो है वो कॉमन है यहाँ पर। सो ये टर्म प्लस ये टर्म अपॉन सेम डिनोमिनेटर हो जाएगा यहाँ पर। सो एफ ज़ीरो अपॉन के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो इट विल बी होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर भी स्क्वायर हो जाएगा। सो सी ओमेगा होल स्क्वायर डिवाइड बाय ये टर्म। चलो अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे पास ये कौन सा फॉर्म हो गया, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है और ये भी वैल्यू सेम ही है। सो देखो यहाँ पर ये कौन सा फॉर्म हो गया, 2/√2 जैसा हो गया। सो यहाँ पर हम कैसे लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 डिवाइड बाई √2 लिख सकते हैं। सो ये कैंसिल हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, √2 मिलेगा। सो यहाँ पर भी दिस अपॉन दिस इज इक्वल्स टू रूट ऑफ दिस टर्म हो जाएगा। सो फाइनली यहाँ पर जो हमें मिलेगा दैट विल बी f0 अपॉन रूट ऑफ दिस टर्म। चलो तो ये हमें इक्वेशन मिला एम्पलीट्यूड x। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस टर्म को थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे। तो उससे करने के लिए हमें क्या करेंगे कि ये जो पूरा इक्वेशन है उसको हम k के साथ डिवाइड कर देंगे। सो f0/k हो जाएगा ऊपर, और सेम वे नीचे भी क्या होगा, अंडर रूट k/k। सो इट विल बी 1 माइनस एम ओमेगा स्क्वायर बाई के द होल स्क्वायर प्लस सी ओमेगा बाई के द होल स्क्वायर। चलो तो अब हमें जो ये इक्वेशन मिला है उसे हम ओमेगा एन के फॉर्म में कन्वर्ट करने की ट्राई करेंगे। सो यहाँ पर देखो ये क्या है, एम ओमेगा स्क्वायर बाई के। सो यहाँ पर एम ओमेगा स्क्वायर बाई के, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पर देखो ओमेगा स्क्वायर बाई के बाई एम लिख सकते हैं यहाँ पर, राइट। सो यहाँ पर क्या होगा, के बाई एम मतलब क्या होता है, ओमेगा एन स्क्वायर। सो ये हो गया ओमेगा एन के फॉर्म में। सो फाइनली हमें जो यहाँ पर मिला वो है ओमेगा बाई ओमेगा एन दी होल स्क्वायर। सो यहाँ पर ये टर्म की जगह पर हम ओमेगा ये टर्म लिख सकते हैं, राइट। अब इसे भी हम इसी तरह से ट्राई करेंगे। सो सेम वे सी ओमेगा बाई के इज इक्वल्स टू, देखो अब हमें ओमेगा एन लाना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ओमेगा कहाँ पर आता है, तो ओमेगा आता है सी के फॉर्मूले में, क्रिटिकली डैम्पिंग कोएफिशिएंट पता है आपको, 2 इंटू अंडर रूट के एम, फिर के बाई एम होता है तो ओमेगा स्क्वायर आपको मिलेगा, ओमेगा एन स्क्वायर आपको मिलेगा, उस तरह से कुछ मिल सकता है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सी से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करेंगे। सो आपको कुछ इस तरह से मिलेगा। देखो हमने सी से मल्टीप्लाई किया है और सेम वे सी से डिवाइड किया है पूरे इक्वेशन को। चलो तो अब यहाँ पर c/cc क्या हो जाएगा, जेटा हो जाएगा। फिर यहाँ पर cc की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू अंडर रूट के एम लिख सकते हैं। फिर दिस वन एज इट इज ओमेगा बाई के। चलो अब यहाँ पर देखो रूट के बाई के तो क्या हो जाएगा, 1/√k हो जाएगा। चलो सेम वे अब यहाँ पर ये तो रूट ही है, अब क्या होगा यहाँ पर ओमेगा बाई अंडर रूट के बाई एम। सो अंडर रूट के बाई एम को हम कैसे लिख सकते हैं, सो दैट इज नथिंग बट ओमेगा एन। तो ये हम लिख सकते हैं सी ओमेगा बाई के की जगह पे। सो यहाँ पर हम ये रिप्लेस कर सकते हैं। चलो तो अब यहाँ पर जो ये एक्स का इक्वेशन मिला है उसमें हम रिप्लेस कर देंगे। उससे पहले हम इसे इक्वेशन 6
सो इसमें हम रिप्लेस कर देंगे, सो रिप्लेसिंग, चलो तो x इज इक्वल्स टू f0 बाई के डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस, यहाँ पर क्या लिखेंगे, ओमेगा बाई ओमेगा एन, सो होल स्क्वायर। और ये होल स्क्वायर आपको बोलना नहीं है, क्योंकि आप जब थियरी लिखोगे तो यही आप बोल जाओगे। सो रिमेंबर दिस थिंग, यहाँ भी स्क्वायर है और यहाँ भी स्क्वायर आएगा। चलो प्लस सी ओमेगा बाई के, तो उसकी जगह पर ये लिखना है, सो 2 जेटा ओमेगा बाई ओमेगा एन दी होल स्क्वायर। चलो तो ये हो गया हमारा इक्वेशन, दैट इज द एम्पलीट्यूड फॉर फोर्स डैम्प वाइब्रेशन विथ कांस्टेंट हार्मोनिक एक्साइटेशन। चलो तो यहाँ पर जो आप देख रहे हो F0 बाई के, तो ये क्या होता है, ये डिस्प्लेसमेंट ही होता है, क्योंकि आप देखो F इज इक्वल्स टू क्या होता है, के एक्स, राइट। सो x इज इक्वल्स टू क्या होता है, F0 बाई के हो सकता है, राइट। सो ये कुछ नहीं है, ये जो है वो है डिफ्लेक्शन जब फोर्स F0 रहता है तब। सो तब का डिफ्लेक्शन जो होता है वो होता है स्टेडी स्टेट डिफ्लेक्शन, या तो फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि इट इज डिफ्लेक्शन ड्यू टू फोर्स F0। सो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, एक्स एस टी, यानी कि स्टेटिक डिफ्लेक्शन, जब सिर्फ F0 ही फोर्स लगता है तब का डिफ्लेक्शन। ये हम ना बाद में पढ़ेंगे, मैग्निफिकेशन फैक्टर जो है आपकी नेक्स्ट टॉपिक है, उसमें हम डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे आपको। सो उसमें हम ठीक से समझेंगे कि ये एक्स एस टी क्या है और मैग्निफिकेशन फैक्टर क्या है, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में से मिल जाएगी, सो वहाँ से विजिट कर लेना। चलिए तो ये डिनोमिनेटर की टर्म एज इट इज़ रहेगी। सो चलो तो ये हो गया हमारा फाइनल एम्पलीट्यूड का इक्वेशन। सो दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। चलो अब हमने जो यहाँ पर थीटा का इक्वेशन देखा, थीटा आप देख सकते हो यहाँ पर, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ दिस थिंग। सो यहाँ पर भी हम अब कंटिन्यू करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, फ्रॉम इक्वेशन 5, फाइव इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ, देखो यहाँ पर भी हम सी ओमेगा बाई के करेंगे और यहाँ पर भी डिवाइड बाई के करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, हम इस तरह से रिप्लेस कर सकते हैं। देखो यहाँ पर सी ओमेगा बाई के की जगह पर हम ये रिप्लेस कर सकेंगे, और सेम वे एम ओमेगा स्क्वायर बाई के की जगह पर हम ये रिप्लेस करेंगे। सो पूरा जो ये फाई का इक्वेशन है वो भी ओमेगा एन के फॉर्म में आ जाएगा। सो यहाँ पर देखो फाई इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स सी ओमेगा बाई के अपॉन, यहाँ पर भी डिवाइड बाई के करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 माइनस एम ओमेगा स्क्वायर बाई के। चलो तो सी ओमेगा बाई के की जगह पर हम सेम वे जो हमने आगे किया है वही हम करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम रिप्लेस कर देते हैं, सी ओमेगा बाई के की जगह पर हम लिखेंगे 2 जेटा ओमेगा बाई ओमेगा एन, और सेम वे यहाँ पर एम ओमेगा स्क्वायर बाई के की जगह पर ओमेगा बाई ओमेगा एन दी होल स्क्वायर। सो ये है आपका फाइनल इक्वेशन फॉर फाई, और फाई को हम बोलते हैं फेज एंगल। चलिए तो अब हमने जो आगे लिखा था एनालिटिकल मेथड जब स्टार्ट की, तब हमने क्या लिखा था यहाँ पर, पर्टिकुलर इंटीग्रल एक्स पी इज इक्वल्स टू एक्स साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो एक्स हमने एम्पलीट्यूड फाइंड किया है वो हम रिप्लेस कर देंगे। सो यहाँ पर हम लिख देंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल, सो वो था एक्स इज इक्वल्स टू, सॉरी एक्स पी इज इक्वल्स टू एक्स साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। सो यहाँ पर हम एक्स की वैल्यू रख देंगे, सो एक्स जो है ये f0 बाई के वाली वो वैल्यू रखेंगे, सो दैट विल बी f0 बाई के इंटू अंडर रूट दिस होल टर्म। चलो तो अब ये हो गया हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल, ओ सॉरी ये रह गया था साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। चलो सो दिस इज द पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है तब हमें क्या करना है, कि जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, x इज इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। सो x इज इक्वल्स टू, जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय x इज इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। सो आप यहाँ पर देख सकते हो जो स्टार्टिंग में हमने किया था x इज इक्वल्स टू एक्स प्लस एक्स पी, सो वही हमें यहाँ पर रिप्लेस करना है। सो एक्स ही हमने फाइंड किया था ये वाला, सो ये हम रिप्लेस करेंगे प्लस एक्स पी जो हमने ये फाइंड किया है वो, सो हम डायरेक्टली अब यहाँ पर लिख देंगे, सो दिस इज द गवर्निंग इक्वेशन, या तो फिर हम बोलेंगे कि इक्वेशन ऑफ मोशन, या तो फिर
जनरल सॉल्यूशन फॉर फोर्स डैम्प वाइब्रेशन विथ कांस्टेंट हार्मोनिक एक्साइटेशन। और फिर से यहाँ पर एक ब्रैकेट रह गया था, सो दिस इज द फाइनल इक्वेशन। चलिए, तो अब जो हमने ये जनरल सॉल्यूशन देखा है उसका ग्राफ कैसा होगा या तो फिर टाइम रिस्पॉन्स कर्व कैसा होगा वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन देखा था XC, यानी कि ये वाला, तो उसका जो हमें ग्राफ मिलेगा वो कैसा होगा। तो अंडर डैम्प सिस्टम में ऑलरेडी हमने देखा था कि एम्पलीट्यूड जो है वो कंटिन्यूसली टाइम के साथ साथ डिक्रीज होता है, और ये लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट की थियरी में भी हमने देखा था। तो ये है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वर्सेस टाइम। यहाँ पर देखो XC लिखा है, XP नहीं लिखा है और XB नहीं लिखा है, इट इज़ ओनली XC, दैट इज द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। सो ऐसे वाइब्रेशन को हम बोलेंगे ट्रांजिएंट वाइब्रेशन। चलो, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल का ग्राफ। सो पर्टिकुलर इंटीग्रल आप देख सकते हो यहाँ पर, ये वाला। तो यहाँ पर क्या होता है, साइन के फॉर्म में होता है पूरा फंक्शन। सो आपका ग्राफ भी कैसा आएगा, साइन वेव जैसा आएगा। सो यहाँ पर भी आप देख सकते हो, दिस ग्राफ इज लाइक अ साइन वेव। सो XP वर्सेस T, यहाँ पर XP है, यहाँ पर XC था। सो ये आप भूल मत करना, राइट। सो यहाँ पर XP वर्सेस T का जो ग्राफ होता वो होता है साइन वेव की तरह, और उसे हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट वाइब्रेशन। चलो, तो अब कंप्लीट सॉल्यूशन यानी कि XC प्लस XP, तो क्या होगा कंप्लीट सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे X वर्सेस T। तो उसमें कुछ नहीं करना है, ये ड्रॉ कर दो और वो डॉटेड ड्रॉ करना, और ये जो है इन दोनों का सुपरपोजिशन करना है। सो हमें कुछ इस तरह से ग्राफ मिलेगा। अब यहाँ पर आप देखो, स्टार्टिंग में बहुत सारा वाइब्रेशन होता है, और उसके बाद ये जो होता है यहाँ से कुछ साइकिल्स के बाद ये जो इक्वेशन है वो साइन वेव ही फॉर्म कर देता है, यानी कि साइन वेव फॉलो करेगा इसके बाद। तो ये होता है कंप्लीट सॉल्यूशन। तो चलिए, अब यहाँ पर हमने ट्रांजिएंट वाइब्रेशन में जो यहाँ पर ट्वाइस पाई बाई ओमेगा डी लिखा है, यानी कि टाइम पीरियड जो होता है वहाँ पर आपको ओमेगा डी लिखना है यहाँ पर, रिमेंबर दिस थिंग। फिर यहाँ पर स्टेडी स्टेट वाइब्रेशन में आपको लिखना है ओमेगा, राइट। एंड सेम वे कंप्लीट सॉल्यूशन में भी ओमेगा लिखना है। यहाँ पर आप ओमेगा एन मत लिखना, इट इज़ ओमेगा, राइट। सो चलिए, दिस इज द एंड ऑफ आवर थियरी। अब हम पूरी थियरी एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि पूरा आपको कैसे याद रखना है, और पूरी मैं आपको ट्रिक दिखा दूंगा सो दैट आपका पूरा लेक्चर अब रिवाइज हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में हमने देखा था फोर्स्ड वाइब्रेशन। सो उसमें हमने देखा था कि अगर हम किसी सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल पीरियडिक फोर्स देते हैं तो वैसी जो वाइब्रेशंस होते हैं उसे हम बोलते हैं फोर्स्ड वाइब्रेशन। तो चलिए, उसके बाद हमने देखा फोर्स डैम्प वाइब्रेशन विद कांस्टेंट हार्मोनिक एक्साइटेशन। सो उसमें हमने एक सिस्टम कंसिडर किया और उसको हमने x जितना डिस्प्लेसमेंट दिया, तो हमें ये पूरा फ्री बॉडी डायग्राम मिला। और उसके बाद हमने सभी फोर्सेस को यहाँ पर मेंशन कर लिया, फिर डीएलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल लगाया, तब जाके हमें मिला ये इक्वेशन। अब ये जो इक्वेशन है उसके दो पार्ट्स हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो हमें ये जनरल सॉल्यूशन मिलेगा x इज इक्वल्स टू XC प्लस XP। फिर हमने फाइंड किया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को हम कैसे फाइंड करेंगे, तो हमारे पास तीन सिस्टम है, ओवर डैम्प सिस्टम, अंडर डैम्प या तो फिर क्रिटिकली डैम्प। तो हमने यहाँ पर अंडर डैम्प सिस्टम कंसिडर करके ये XC का इक्वेशन हमने फाइंड कर लिया। सो ये मिल गया हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। फिर हमने फाइंड किया पर्टिकुलर इंटीग्रल। सो पर्टिकुलर इंटीग्रल हमने कैसे फाइंड किया, तो यहाँ पर f0 साइन ओमेगा t था, तो उसके लिए पर्टिकुलर इंटीग्रल आता है XP इज इक्वल्स टू x साइन ओमेगा t माइनस 5। फिर हमने यहाँ पर देखा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और फोर्स वेक्टर, फिर हमें मिला था यहाँ पर ओमेगा t माइनस 5। फिर हमने XP डॉट और XP डबल डॉट फाइंड किया। फिर ये तीनों को हमने आगे इक्वेशन 1 में लिखा, तो हमें कुछ इस तरह से मिला था, राइट। फिर हमने यहाँ पर साइन ओमेगा टी वाली टर्म और कॉस ओमेगा टी वाली टर्म को सेपरेट किया। फिर हमने इनके कोएफिशिएंट कंपेयर किए, तो हमें इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 मिला, राइट। चलो, तो उसके बाद हमें ये इक्वेशन x का मिल गया, एम्पलीट्यूड x, और दूसरा जो मिला वो था फाई। सो दैट इज tan इनवर्स दिस वन। चलो, तो अब ये इक्वेशन में हमें यहाँ पर cos फाई और sin फाई मिला था। तो उसके बाद हमें क्या करना था, cos फाई और sin फाई की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। तो उसके लिए हमने किया डिटर्मिनेशन ऑफ sin फाई एंड cos फाई। तो उसके लिए हमने ये ट्राइंगल कंसिडर किया, और tan फाई की वैल्यू पे से हमें ये दो वैल्यू मिली थी। फिर हमने हाइपोटेनियस भी फाइंड कर लिया, और उससे हमें sin फाई और cos फाई मिल गया। तो सेम वे उसे हमने प्रीवियस इक्वेशन में रख दिया, तो ये हमें x का फाइनल इक्वेशन मिला।
फिर भी हमें यहाँ पर सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर हमें चाहिए था ओमेगा एन, तो उसके लिए फिर ये सब करना पड़ा, राइट। सो इसकी जगह पर हमें ये मिला और यहाँ पर हमने मिला ये वाला टर्म। सो फिर से इसको हमने रिप्लेस कर दिया, तब जाके हमें ये फाइनल इक्वेशन मिला x का। अब ये इक्वेशन इतना इम्पोर्टेंट है कि आपको बस फाइनली याद ही रख लेना है ये इक्वेशन, क्योंकि अब इसके बाद जो आपको नेक्स्ट चैप्टर आएगा उसमें भी ये आपको इम्पोर्टेंट है ये इक्वेशन। फिर जो आपका नेक्स्ट वाइब्रेशन आइसोलेशंस होता है, फिर वाइब्रेशन ट्रांसमिसिबिलिटी होता है, उसमें भी ये सब इक्वेशंस इंपॉर्टेंट है। सो ये इक्वेशन आप याद रख लेना x का, और दूसरा ये फाई का इक्वेशन याद रख ही लेना, 10-10 बार लिख के आपको याद रख ही लेना है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और न्यूमेरिकल्स में भी आएगा आगे जाके। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। चलो, तो फिर हमने पर्टिकुलर इंटीग्रल में x का वैल्यू रिप्लेस कर दिया, सो हमें xp का वैल्यू मिल गया, और फाइनली जनरल सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू xc प्लस xp। तो ये हमें जनरल सॉल्यूशन मिल गया। अब ये जनरल सॉल्यूशन क्या, हमने ग्राफ प्लॉट किया तो हमें कुछ इस तरह से मिला। पहला था xc का ग्राफ, सो xc वर्सेस t, उसमें हमें अंडर डैम्प सिस्टम कंसिडर की थी, सो उसका हमें ऐसा डिक्रीजिंग कर्व मिला, राइट। सो उससे बोला ट्रांजिएंट वाइब्रेशन, और फिर मिला स्टेडी स्टेट वाइब्रेशन, सो उसमें मिलता है साइन कर्व।